मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। विभव 24 स्टडी चैनल के द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। प्रश्नों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आप सभी को याद करने में सरलता होगी। ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है। 8 अध्याय हैं, जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन कर्मधारय समास का, दूसरा ऑप्शन बहुब्रीहि समास का, तीसरा ऑप्शन द्वंद्व समास का, चौथा ऑप्शन द्विगु समास का। तो इसका सही जवाब होगा बहुब्रीहि समास। 8 अध्याय है, जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी। जिस समास के दोनों पद प्रधान न हो कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसका विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, जिसको शब्द आते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास मानना चाहिए। जैसे लंबोदर, दशानन, चक्रपाणि। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। 10 मुख हैं जिसके, अर्थात दशानन, रावण। जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात श्री कृष्ण। जिनके हाथ में वीणा है, अर्थात सरस्वती माता। गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिव। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। आदि सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसका सही जवाब होगा बहुब्रीहि समास। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसे हम देख लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन में है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को हम नियम के द्वारा देखते हैं। तो पहला नियम है, सामासिक पद में विशेषण विशेष्य का संबंध तो कर्मधारय समास कहा जाता है, तथा विग्रह करते समय है जो शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। अगला प्रश्न, नियम नंबर 2 है। कर्मधारय समास का नियम नंबर 2 है, जब कोई उपसर्ग विशेषण के रूप में कार्य करे तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे सुपुत्र, कुपुत्र। नियम 3 है, योजक चिन्ह के दोनों तरफ विशेषण शब्द आने पर कर्मधारय समास बनता है। जैसे लाल लाल, लाल लाल। हरा हरा, नुकीला नुकीला। अगला नियम है, चौथा नियम कर्मधारय समास का ही, जहाँ पर उपमेय और उपमान की उपस्थिति होती है या एक की तुलना किसी दूसरे से की जाती है तो वहाँ पर कर्मधारय समास बनता है। जैसे चरण कमल, मृगनयनी, प्राण प्रिय, क्रोधाग्नि आदि। इसके एक ऑप्शन में है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास द्वि और गु शब्द से मिलकर बना है, जिसमें द्वि का अर्थ 2 लेकिन गु शब्द का अर्थ गाय से है। अर्थात शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो तथा समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराए तो वहाँ पर द्विगु समास बनता है। जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, नवरत्न, दुपट्टा आदि हैं। द्विगु समास का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जब प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद किसी प्रसिद्ध नदी का नाम हो तो वहाँ पर
अव्ययी भाव समास बनता है, जैसे पंचगंगम द्वियमुनम। इसके एक ऑप्शन में है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? दो पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद अप्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद अप्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद अप्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में प्रथम पद अप्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास को 3 भागों में बांटा गया है। इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, जब सामासिक पद दिया हो और विग्रह करने पर और शब्द आए तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास बनता है, जैसे दूध रोटी, दूध और रोटी, जला भुना, जला और भुना। एक शेष द्वंद्व किसे कहते हैं? योजक चिन्ह के दोनों तरफ विलोम शब्द मिले या शब्द के अंतिम वर्ण में औ की मात्रा मिले तो वहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास बनता है, जैसे मातारो, पितरो, लाभ हानि, भला बुरा, माता पिता, आग पानी। समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं? जब एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द रहे और बीच में योजक चिन्ह रहे तो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं, जैसे कपड़ा लत्ता, रोटी वोटी, चाय वाय, कंद मूल फल। नोट में हम देख लेते हैं, इन शब्दों का विग्रह करने पर या के साथ करते हैं, जैसे चाय वाय, चाय या वाय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? पहला है श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन है वीर रस, तीसरा है ऑप्शन है भयानक रस, चौथा ऑप्शन है करुण रस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर, घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर या उनके संबंध में विचार करके जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे विभत्स रस कहते हैं, जैसे सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निवारत, खींचत जिभई श्यार, अति आनंद उर धारत। हम सभी रसों के स्थायी भाव को देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, हास रस का स्थायी भाव हास्य है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा जुगुप्सा है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वृत्य है, वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता स्नेह दुलार है, भक्ति रस का स्थायी भाव भागवत विषयक रति है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस नायक नायिका के बीच प्रेम मधुर मिलने अथवा अलगाव का बोध होता है, जो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका साथ हों तथा प्रवृत्ति के सुंदरता का वर्णन किया गया हो तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है।
इस रस को विभत्स रस का विरोधी माना जाता है। वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक और नायिका साथ न हो तथा दुख का भाव हो परंतु भविष्य में मिलने की संभावना बनी रहे तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसके एक ऑप्शन में है करुण रस। तो करुण रस किसे कहते हैं? किसी अपने का विनाश या वियोग एवं प्रेमी सदैव के लिए बिछुड़ जाने या दूर चले जाने पर दुख या वेदना की अनुभूति उत्पन्न होती है तो उसे करुण रस कहते हैं। वीर रस किसे कहते हैं? युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह भाव जागृत होता है उसे वीर रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस किसे कहते हैं? भयानक रस का स्थायी भाव भय है। जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता और भय उत्पन्न होता है तो उसे भयानक रस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, दूसरा ऑप्शन करण कारक है, तीसरा ऑप्शन कर्म कारक है, चौथा ऑप्शन अपादान कारक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, संप्रदान कारक है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जहाँ देने का भाव व्यक्त होता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से द्वारा है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का के की रा रे री है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पे पर है। कुल कारकों की संख्या हिंदी में 6 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सदैव का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर 1 विरल, ऑप्शन नंबर बी विरज, ऑप्शन नंबर सी विरद, ऑप्शन नंबर डी विरत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विरद। इसका ऑप्शन नंबर डी में विरत है। इसका विलोम होगा निरत, निरत या सत। और विरल का विलोम होगा अविरल, अविरल, सुलभ, सर्वसुलभ, घना। हमारा अगला प्रश्न है, यातुधान का पर्यायवाची होगा। यातुधान का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर 1 में निश्चर, दूसरा आग, तीसरा अश्व, चौथा वसन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चर। यातुधान का अन्य पर्यायवाची में है असुर, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निश्चर, सुरारी, रजनीचर, इंद्रारी। और वसन का पर्यायवाची है अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, चीर। आग का पर्यायवाची है पावक, ज्वाला, अनल, दहन। वर्हि, वैश्वानर, धूम्रकेतु,
कृशाणु, जातदेव, अग्नि। अश्व का पर्यायवाची है तुरंग, हय, घोड़ा, घोटक, बाज, सैंदव। हमारा अगला प्रश्न है सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इच्छावाचक है। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। काश मेरा सपना पूरा हो जाता, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संकेतवाचक, पांचवा संदेहवाचक, छठा इच्छावाचक, सातवां आज्ञावाचक, आठवां विस्मयादिवाचक। विधानवाचक किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा। निषेधवाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी कार्य के संपन्न न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी विषय में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम घर कब पहुँचोगे। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी वस्तु के विषय में संकेत किया जाए या शर्त रखी जाए वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। यदि वर्षा हुई तो धान की फसल अच्छी होगी, यह इसका उदाहरण है। संदेहवाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कार्य के होने या न होने का संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आ चुका होगा। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में आदेश, प्रार्थना अथवा उपदेश आदि का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ घूमना मना है। विस्मयादिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाप रे इतना विशाल अजगर, हाय मैं बर्बाद हो गया। इस प्रश्न का जवाब था इच्छावाचक। हमारा अगला प्रश्न है अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीमर, ऑप्शन नंबर सी है पत्थर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीमर। पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। सेल्यूलोज, लकड़ी, रेशम, रबर आदि प्राकृतिक पॉलीमर है। यह आसानी से प्रकृति में उपलब्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न है खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? राज्य सरकार, राष्ट्रीय कृषि आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इंग्लिश में कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, CACP की सिफारिश पर कृषि मंत्रालय द्वारा
घोषित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की बिक्री की चिंताओं से राहत प्रदान करना और सार्वजनिक वितरण के लिए अनाजों की खरीद। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है मॉस्को, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, चौथा ऑप्शन है शंघाई चीन। तो इसका सही जवाब होगा शंघाई चीन। यह ब्रिक्स देशों अर्थात ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के द्वारा गठित बैंक है। यह ब्रिक्स विकासशील देशों का संगठन है। अन्य संगठन के मुख्यालय हम देख लेते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन है, स्थापना वर्ष 1945 है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है, स्थापना वर्ष 1945 है। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे इंग्लिश में FAO कहा जाता है, इसका मुख्यालय रोम में है, स्थापना वर्ष 1945 है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय जिनेवा में, स्थापना वर्ष 1995। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, मुख्यालय जिनेवा में, स्थापना वर्ष 1948। गैट, मुख्यालय जिनेवा, स्थापना वर्ष 1947। रेड क्रॉस, स्थापना जिनेवा, मुख्यालय जिनेवा, स्थापना वर्ष 1863। G8 का स्थापना वर्ष 1975। G15 का मुख्यालय जिनेवा, स्थापना वर्ष 1989। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा, स्थापना वर्ष 1964। एशियाई विकास बैंक ADB, मुख्यालय मनीला, स्थापना वर्ष 1966। दक्षेस, जिसे सार्क भी कहते हैं, मुख्यालय काठमांडू, स्थापना वर्ष 1985। ओपेक, मुख्यालय वियना, स्थापना वर्ष 1960। इंटरपोल, मुख्यालय पेरिस, स्थापना वर्ष 1923। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मुख्यालय हेग, स्थापना वर्ष 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना वर्ष 1945। एमनेस्टी इंटरनेशनल, मुख्यालय लंदन, स्थापना वर्ष 1961। यूनेस्को, मुख्यालय पेरिस, स्थापना वर्ष 1946। यूनिसेफ, मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना वर्ष 1946। इसरो, मुख्यालय पेरिस, स्थापना वर्ष 1964। आसियान, मुख्यालय जकार्ता, स्थापना वर्ष 1967। नाटो, मुख्यालय ब्रुसेल्स, स्थापना वर्ष 1949। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, मुख्यालय लंदन, स्थापना वर्ष 1926। अरब लीग, मुख्यालय काहिरा, स्थापना वर्ष 1945। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा मैक्सिको। तो इसका सही जवाब होगा भारत। हिमालय की उष्ण घाटियों में जंगली रूप में नींबू उगता है। मैदान में समुद्र तट से
4000 फुट की ऊंचाई तक नींबू पैदा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तेज हवा की गति कितनी होती है? 20 मील प्रति घंटा, 15 मील प्रति घंटा, 30 मील प्रति घंटा, 40 मील प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मील प्रति घंटा। ब्योफोर्ड पैमाने के आधार पर यह निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने गांव हैं? ऑप्शन नंबर ए 6,40,930, ऑप्शन नंबर बी 5,97,465, ऑप्शन नंबर सी 5,77,697, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 6,40,930। भारत को गांव का देश कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने गांव के लिए कहा, भारत की आत्मा गांव में बसती है। ग्राम स्वराज की अवधारणा पर बल दिया गांधी जी ने, जिसे पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा साकार किया गया। महात्मा गांधी की उपाधि गांधी जी को दिया गया और यह उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में चंपारण आंदोलन की सफलता के लिए दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी में दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? 56%, 75%, 82%, इनमें से कोई नहीं। इनमें यहाँ पे 2 बार हो गया है तो एक नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 56%। भारत सरकार ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 100% बिजली की आपूर्ति करना है। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है 83.3 करोड़, 37.3 करोड़, 74.3 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 83.3 करोड़। ग्रामीण भारत की आबादी है 68.8%, यानी 83.3 करोड़ की आबादी। अगला प्रश्न हमारा है, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। पहला ऑप्शन नहर, दूसरा ऑप्शन तालाब, तीसरा ऑप्शन ट्यूबवेल, चौथा ऑप्शन कुआं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ट्यूबवेल। इसके पश्चात क्रमशः नहर, कुआं एवं तालाब है। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कुछ वीडियो के प्रति सुझाव हो तो अवश्य आप बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।